जब आपके माता-पिता ने आपको बताया कि आपके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है या आप बड़े भाई या बहन बनने वाले हैं, क्या आपने कभी सोचा कि वो नन्हा मेहमान भाई होगा या बहन? ज़रूर, आपने ऐसा सोचा ही होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा या व्यक्ति पुरुष कैसे बनता है और महिला कैसे बनती है? इसका जवाब पूरी तरह से कोशिकाओं में मौजूद गुणसूत्रों में छिपा है। आप जानते हैं कि मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र 23 जोड़ों में हैं। इन 23 जोड़ों में से 22 जोड़े ऑटोजोम यानी कि अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, जिसके बारे में हमने पहले ही काफी कुछ सीखा है। इस जोड़ी में आपको एक गुणसूत्र आपके पिता से मिलता है और दूसरा आपकी माँ से। तो ऐसे 22 ऑटोजोम होते हैं जो आकार में समान होते हैं। हमारी कोशिकाओं में गुणसूत्रों का आखिरी जोड़ा सेक्स गुणसूत्र यानी कि लिंग गुणसूत्र कहलाता है और हमारे पास एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। क्या आप सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ एक्स गुणसूत्रों को क्यों नहीं बनाया है? इसका कारण ये है कि कुछ मामलों में वे थोड़े अलग दिखते हैं। आखिर मेरा मतलब क्या है? महिला और पुरुष में लिंग गुणसूत्र इस प्रकार दिखते हैं। महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। प्रारंभ में इन्हें एक्स बॉडी कहा जाता था, जब वैज्ञानिकों को नहीं पता था कि ये क्या है। बाद में पता चल गया कि ये गुणसूत्र हैं और इन्हें एक्स गुणसूत्र कहा जाने लगा। तो महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं जो आकार में समान होते हैं, लेकिन पुरुषों में केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है। दूसरा छोटा गुणसूत्र Y कहलाता है। तो यदि आपके पास 2 एक्स गुणसूत्र हैं तो आप महिला होंगे। यदि आपके पास एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र हैं तो आप पुरुष होंगे। इस प्रकार मानवों में लिंग निर्धारित होता है जब युग्मक यानी कि गैमीट्स बनते हैं। महिलाओं के मामले में युग्मक में या तो ये एक्स गुणसूत्र हो सकता है या फिर ये एक्स गुणसूत्र हो सकता है। ये स्वतंत्र विभाजन के सिद्धांत पर निर्भर करता है। पुरुषों के मामले में युग्मक में या तो ये एक्स गुणसूत्र हो सकता है या फिर ये वाई गुणसूत्र, लेकिन वे दूसरा एक्स नहीं रख सकते। आप जानते हैं कि महिलाओं में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया के दौरान एक ही अंडाणु बनता है ना? तो उस अंडाणु में या तो ये एक्स गुणसूत्र हो सकता है या फिर ये एक्स गुणसूत्र। लेकिन पुरुषों के मामले में स्खलन में लाखों शुक्राणु बनते हैं और उस मिश्रण में 50% शुक्राणु एक्स गुणसूत्र वाले होते हैं, जबकि शेष 50% वाई गुणसूत्र वाले होते हैं। तो जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो इसका परिणाम XX होता है और यह युग्मनज यानी कि जायगोट महिला में विकसित होगा। और जब ये वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो इसका संयोजन XY होगा और ये युग्मनज पुरुष में विकसित होगा। तो देखिए, क्योंकि 50% शुक्राणु एक्स गुणसूत्र वाले होते हैं, 50% वाई गुणसूत्र वाले, इसलिए 50% संभावना होती है कि संतान लड़की होगी और 50% संभावना होती है कि संतान लड़का होगा। इसका मतलब है कि संतान के लड़का या लड़की होने की संभावना समान होती है। इससे ये स्पष्ट है कि संतान का लिंग निर्धारण पुरुषों द्वारा होता है, क्योंकि उनके पास एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होते हैं, ना कि महिलाओं द्वारा। इतिहास में गलत धारणाओं के कारण महिलाओं को अक्सर दोष दिया जा रहा था कि वे पुरुष वारिस पैदा नहीं कर सकती, जो पूरी तरह से गलत सूचना है। वास्तव में संतान के लिंग का निर्धारण पुरुष साझेदार या पिता करते हैं, ना कि महिला साझेदार या माताएं। तो अगर आपको एक सहोदर मिलने वाला है तो 50% संभावना है कि वह बहन होगी और 50% संभावना है कि वह भाई होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की ओर, जो मानवों में लिंग निर्धारण से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। विश्वास कीजिए। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण मानवों से ज्यादा दिलचस्प आखिर क्यों है? क्योंकि उनके पास कोई लिंग गुणसूत्र नहीं होते। उनकी कोशिकाओं में एक्स या वाई गुणसूत्र नहीं होते जो लिंग निर्धारण में मदद करते हैं।
फिर मधुमक्खियों में लिंग कैसे निर्धारित होता है? इसका जवाब देने से पहले कुछ तथ्य जानते हैं मधुमक्खियों के छत्ते में पाए जाने वाले विभिन्न मधुमक्खियों के बारे में। किसी भी मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। पहली होती है रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी का मुख्य कार्य या मुख्य जिम्मेदारी अंडे पैदा करना है, जो निषेचित हो सकते हैं। इसके अलावा छत्ते में लगभग 50,000 से 80,000 मादा श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। मादा श्रमिक मधुमक्खियों का मुख्य कार्य है बाहर जाकर पराग और रस इकट्ठा करना, शहद बनाना, छत्ते की देखभाल करना और संतान की देखभाल करना। वे अंडे भी दे सकती हैं, लेकिन उनके अंडे कभी निषेचित नहीं होते। इसके अलावा छत्ते में सैकड़ों से लेकर हजारों तक नर मधुमक्खियां होती हैं, जिन्हें ड्रोन कहा जाता है। इन नर ड्रोन मधुमक्खियों का काम केवल एक ही होता है, शुक्राणु बनाना। उनका एकमात्र कार्य शुक्राणु का निर्माण करना है, ताकि वे अंडे के साथ निषेचित होकर संतान का निर्माण कर सकें। अब ये प्रक्रिया कैसे होती है? मादा श्रमिक मधुमक्खियां और रानी मधुमक्खी ही छत्ते की केवल द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड जीव होती हैं। इसलिए छत्ते में सभी मादाएं द्विगुणित होती हैं। इनके पास 32 गुणसूत्र होते हैं, जो 16 जोड़े में होते हैं। इसीलिए रानी मधुमक्खी, जो कि द्विगुणित होती है, अंडे बनाने के लिए अर्धसूत्रण यानी कि मायोसिस की प्रक्रिया से गुजर सकती है। दूसरी ओर नर मधुमक्खियां हमेशा एकल गुणसूत्रीय यानी कि हैप्लॉइड होती हैं। उनके पास केवल 16 गुणसूत्र होते हैं और वे अर्धसूत्रण नहीं कर सकते। नर मधुमक्खियां केवल समसूत्रण यानी कि माइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण कर सकते हैं। रानी मधुमक्खी जो संतान पैदा करने की जिम्मेदारी उठाती हैं, जब समय आता है तो वह कई नर ड्रोन मधुमक्खियों से मिलती हैं, ना कि केवल एक या दो से। उनके शरीर में एक विशेष थैली नुमा संरचना होती है, जिसमें वे नर मधुमक्खियों से एकत्रित किए गए शुक्राणुओं को संग्रहित कर सकती हैं। इसके बाद वे अंडे देती हैं। अंडे अर्धसूत्रण की प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं और वे एकल गुणसूत्रीय होते हैं। अब जब वे अंडे देती हैं, यहीं पर मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण होता है। कुछ अंडे नर के शुक्राणु से निषेचित होते हैं, जबकि कुछ नहीं होते। जो अंडे नर के शुक्राणु से निषेचित होते हैं, वे द्विगुणित होते हैं। वे अंडे जो निषेचित नहीं होते, वे एकल गुणसूत्रीय होते हैं, क्योंकि उनमें निषेचन नहीं हुआ। वहीं वे अंडे जो निषेचित हो चुके हैं और द्विगुणित हो गए हैं, उनमें मादा मधुमक्खियां बनती हैं। इससे मादा मधुमक्खियों की द्विगुणित प्रकृति पुनः स्थापित होती है। लेकिन जो अंडे कभी निषेचित नहीं होते और सदैव एकल गुणसूत्रीय रहते हैं, वे नर मधुमक्खियों के रूप में विकसित होते हैं, जिससे उनकी एकल गुणसूत्रीय प्रकृति बनी रहती है। नर मधुमक्खियां इन एकल गुणसूत्रीय अंडों से बनती हैं और ये प्रक्रिया अनिषेक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस के नाम से जानी जाती है। अनिषेक जनन में कोई निषेचन नहीं होता है। जीव हमेशा एकल गुणसूत्रीय रहता है और ये समसूत्रण की प्रक्रिया से विकसित होता है। अंडा समसूत्रण की प्रक्रिया से विकसित होकर नर एकल गुणसूत्रीय मधुमक्खियों का निर्माण करता है। इस प्रकार मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण होता है। अब मैं आपको मधुमक्खियों से जुड़े कुछ अजीब तथ्य बताती हूँ। नर मधुमक्खियों की कभी पिता नहीं हो सकते, है ना अजीब? लेकिन ये समझ में आता है। क्यों? नर मधुमक्खियां एकल गुणसूत्रीय अंडों से बनती हैं, जिन्हें रानी मधुमक्खी ने रखा होता है, जो कि मादा होती हैं। तो नर मधुमक्खियों की माँ हो सकती है, लेकिन उनके पिता नहीं हो सकते, पर उनके नाना हो सकते हैं। कैसे? मान लीजिए ये रानी मधुमक्खी, जिसका नाम हमने रानी रखा है, उसने इस नर मधुमक्खी को जन्म दिया, जिसका नाम हम राज रखते हैं। तो राज की माँ है रानी, लेकिन रानी का एक पिता तो होगा ही, क्योंकि मादा मधुमक्खियां अंडे और शुक्राणु के निषेचन से बनते हैं। तो रानी का एक पिता होगा, जिसे हम राजा कहते हैं। इस तरह राजा तकनीकी रूप से राज का नाना हुआ। तो नर मधुमक्खियों के नाना हो सकते हैं, लेकिन पिता नहीं हो सकते। इसी प्रकार नर मधुमक्खियों के कभी बेटे नहीं हो सकते, वे केवल नाती पैदा कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए यहाँ राजा केवल मादा मधुमक्खियां पैदा कर सकता है, क्योंकि अंडे और शुक्राणु का निषेचन होता है। इस प्रकार वे केवल रानियों को जन्म दे सकते हैं और रानी अंततः एकल गुणसूत्रीय नर राज को जन्म दे सकती हैं। तो नर मधुमक्खियों के कभी बेटे नहीं होते, वे केवल नाती ही हो सकते हैं। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण काफी रोचक है ना? मधुमक्खी में लिंग निर्धारण का एक और तरीका होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री सेक्स डिटर्मिनर या सीएसडी जीन यानी कि पूरक लिंग निर्धारक जीन के द्वारा निर्धारित होता है। अब ये कैसे कार्य करता है? ये जीन यानी पूरक लिंग निर्धारक जीन कई युग्म विकल्पी यानी कि एलील्स रखता है। मान लीजिए ये जीन ए है, इसके कई युग्म विकल्पी हो सकते हैं, जैसे A1, A2, A3 आदि। जैसा कि हम जानते हैं, मादा मधुमक्खियां द्विगुणित होती हैं और इस जीन के लिए हमेशा विषम युग्मजी यानी कि हेट्रोजाइगस होती हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास एक रानी मधुमक्खी है जिसके पास A1 और A2 युग्म विकल्पी हो सकते हैं। जब ये कई नर मधुमक्खियों के साथ मिलन करती है तो वह बहुत सारे शुक्राणु जमा कर लेती है। जैसा कि हम जानते हैं, नर मधुमक्खियां एकल गुणसूत्रीय होते हैं और इस जीन के लिए अर्धयुग्मजी यानी कि हेमीजाइगस होते हैं, क्योंकि उनके पास केवल एक युग्म विकल्पी होती है। ये युग्म विकल्पी A1, A2 या A3 आदि हो सकते हैं। जब युग्मक यानी कि शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं, तब रानी मधुमक्खी A1 या A2 में से कोई भी दे सकती है। अब यदि ये अंडाणु एक शुक्राणु से मिलन करता है जिसमें इससे अलग युग्म विकल्पी हो, तो ये एक विषम युग्मजी जीन प्ररूप यानी कि हेट्रोजाइगस जीनोटाइप बनाएगा, जैसे A1 और A2। इस स्थिति में A1 और A2 होने पर ये मधुमक्खी मादा बनेगी और चूंकि नर मधुमक्खियां बिना निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बनती हैं, इसलिए वे हमेशा अर्धयुग्मजी या एकल गुणसूत्रीय होती हैं। इसका मतलब ये है कि इनमें A1 या A2 हो सकता है और ये हमेशा नर ही होंगी। अब ये देखिए कि अगर जीन समयुग्मक यानी कि होमोजाइगस हो जाए तो क्या होता है। मान लीजिए अंडाणु A1 युग्म विकल्पी के साथ होता है और ये उसी A1 युग्म विकल्पी वाले शुक्राणु से निषेचित हो जाता है, तो इसका परिणाम A1 और A1 होगा, यानी ये जीन समयुग्मक होगा। इस स्थिति में समयुग्मक जीन द्विगुणित नर बनेगा। ये एकमात्र स्थिति है जब नर मधुमक्खियां द्विगुणित होती हैं। जब CSD जीन के दोनों युग्म विकल्पी A1 और A1 होते हैं, तो जीन समयुग्मक होता है। ये द्विगुणित नर उत्पन्न करता है, लेकिन इसका छत्ते में कोई उपयोग नहीं होता। ये ना तो श्रमिक मधुमक्खी बन सकता है और ना ही ये नर ड्रोन मधुमक्खी बन सकता है। चूंकि नर मधुमक्खियां समसूत्रण नहीं कर सकती और शुक्राणु भी नहीं बन सकती, इसलिए इन संयुग्मक द्विगुणित नरों को भ्रूण अवस्था में ही नष्ट कर दिया जाता है। ये भ्रूण अवस्था से आगे जीवित नहीं रहते। हालांकि ये कभी-कभी इस जीन के समयुग्मक रूप के कारण बन जाते हैं।